Alright folks, this is class 12th and we are starting with our beginning lecture. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 12th का सिलेबस कि कितना डिटेल्ड सिलेबस है, क्या क्या दो बुक्स कैरी करती हैं एंड क्या क्या हमको अंदर से पढ़ना पड़ेगा इन दोनों बुक्स के. We are going to discuss a blueprint of economics in this class. But before that, economics का आप लोगों को बेसिक मीनिंग पता होगा कि what do you mean by economics. कोई है जो क्लास में बात बता सकता है what is economics? आप मैम, इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब पता है आपको? कोई भी एक रॉ मीनिंग. आई एम नॉट आस्किंग यू अ वेरी थ्री इडियट्स की तरह मैं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट साइलेंसर वाली डेफिनेशन. आई एम नॉट आस्किंग दैट. कोई भी रॉ डेफिनेशन यू कैन टेल मी कि इकोनॉमिक्स सर ये होता है. बताओ, आप बताओ प्रिंस. मार्केट वैल्यू इज इकोनॉमिक्स. सी, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी. ठीक है, इट इज अ स्टडी जिसमें आप ये पढ़ते हो कि एक ह्यूमन या फिर एक देश अपने देश के रिसोर्सेस को या फिर एक ह्यूमन अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को किस तरीके से इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. ये बात समझ आ रही है? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. एज यू नो कि देयर इज अ रेलेवेंस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू वी स्टडी बायोलॉजी? देयर इज अ रेलेवेंस ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं? बायोलॉजी टेल्स अबाउट अ ह्यूमन एनाटॉमी कि भैया हाउ डू वी ब्रीथ, हाउ डू वी डाइजेस्ट आवर फूड, how our body performs function. This is all about biology. But why do we study economics? We study drugs at economics. ठीक है, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं हम, आपका सॉरी केमिस्ट्री में, सॉरी राइट, केमिस्ट्री में हम ड्रग्स एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं सर? मशीनरी से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है ना. अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं? हिसाब किताब रखने के लिए पढ़ते हैं. तो देयर मस्ट बी अ रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट. ये बात समझ आ रही है? देश में होने वाले जितने भी गंभीर सिचुएशंस होती हैं वो टैकल करी जाती हैं एक गुड इकोनॉमिक डिसीजन से. ये बात याद रखना. देश को चलाना ही इकोनॉमिक्स, एक गुड गवर्नेंस, एक गुड इकोनॉमिक्स का साइन है. ये बात समझ आ रही है? तो इकोनॉमिक्स को एज अ लाइट सब्जेक्ट मत ट्रीट करना बेटा. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. बजट जो आता है हर साल, या फिर आप देखो कि जो कंपनीज ग्रोथ करती है, बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब जो आप सुनते रहते हो आए दिन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. इट सीम्स लाइक इट्स अ बैरोमीटर ऑफ अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बैरोमीटर है सर हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. जितने ही तरीके, जितना ही अच्छा ये ग्रो करेगा उतनी अच्छी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी. ये बात समझ आ रही है? तो इकोनॉमिक्स इज अ सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट. नाउ diving right into your syllabus, macroeconomics and Indian economic development, there are two books. दो बुक्स है सर आपकी, macroeconomics and Indian economic development. Macroeconomics is somewhere related to microeconomics जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है. Microeconomics in class 11th was concerned only to individual producer, individual consumer and individual market. कि नीरज चंद्रा ने कंज्यूम करा, नीरज चंद्रा एज अ प्रोड्यूसर उसने प्रोड्यूस करा, एक सिंगल मार्केट में क्या क्या गुड सप्लाई है. दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स इन क्लास 11. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर यू स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ होल. पूरे देश में कितनी डिमांड हुई, पूरे देश में कितना माल प्रोड्यूस हुआ, पूरे देश में मार्केट में कितनी सप्लाई हुई. ऑल ऑफ दीज इंडिकेटर्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये बात समझ आ रही है सर? अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट है सर, एंड 5 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 12 चैप्टर्स. ये बात याद रखना सर. 12 चैप्टर्स में सर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है. फर्स्ट यूनिट बात करती है नेशनल इनकम की, सेकंड यूनिट बात करती है मनी एंड बैंकिंग की, थर्ड यूनिट बात करती है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, फोर्थ यूनिट बात करती है गवर्नमेंट बजट की, एंड फिफ्थ यूनिट बात करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की. ये बात समझ आ रही है? Macroeconomics, I'm repeating myself again, is a branch of economics which deals about economic problem as a whole nation. यहां पर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल मार्केट की बात नहीं करी जा रही है. यहां पर बात करी जा रही है पूरे देश की समस्याओं की. पूरे देश में जो चीजें चल रही हैं उनकी कंसर्निंग चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स बनती है, उनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स बनती है. ये बात समझ आई? योर नेक्स्ट बुक इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दिस इज समवेयर हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स. इसे मैं हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स बोलता हूं. दैट डजंट मीन कि सर इसका करंट से कोई रेलेवेंस नहीं है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि हमने पास्ट में हमारे पास क्या क्या स्ट्रगल्स आए एंड हमने हाउ वी ओवरकम दो स्ट्रगल्स, हमने उन स्ट्रगल्स को कैसे पूरा करा, हम हाउ वी सरपास्ड और दोस हर्डल्स इन आवर पास्ट। खुद थिंक अबाउट इट, जब ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के गए थे, आई थिंक ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ समवेयर अराउंड 200 ईयर्स। क्या वो 200 साल के राज में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत अच्छा बना दिया था या बहुत ज्यादा बेकार बना दिया था? बेकार बना दिया था। तो जब वो गए तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी रही होगी या बेकार रही होगी? बेकार रही होगी। अब जब बेकार इकोनॉमिक्स है, बेकार इकोनॉमी है हमारी, डोंट यू थिंक सो सरकार को इसको इंप्रूव करने के लिए कुछ करना होना चाहिए, राइट? तो योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइम फ्रेम्स। 8 चैप्टर है, 4 टाइम फ्रेम में डिवाइडेड है सर आपके। चैप्टर नंबर 1 डील्स विद 1947 का एरा, कि 1947 में व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया हमारे पास क्या बच गया था एंड इंडिया की क्या हालत थी 1947, दैट इज ऑल्सो नोन एज ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव शब्द समझते ना, ईव कुछ इवेंट आ रहा होता है उसके आसपास का टाइम, ईव। चैप्टर नंबर 2 डील्स विद 1950 से 1990 का एरा, मतलब हमारी हालत was obviously we were derogated, like we were deteriorated at the time of independence। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो therefore ये मस्ट था कि इंडियन गवर्नमेंट should have taken some active steps to improve our economy। हमारी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए सरकार को एक्टिव स्टेप्स लेने थे एंड सरकार ने लिए। उसकी डिस्कशन हम कौन से चैप्टर में करेंगे? चैप्टर नंबर 2 में, 1950 से 1990 के बीच का पीरियड। चैप्टर नंबर 3 बात करता है 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में। सर बहुत बड़े रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, बहुत बड़े रिफॉर्म्स आए थे, लाइक यू कांट इवन इमेजिन। अभी तो यू गाइज आर एंजॉयिंग द लग्जरी ऑफ अ स्टेबल इकोनॉमी राइट नाउ इन 2025। अभी आप लोग देख रहे होंगे आपके घर में कोई एज सच जॉब क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, यू आर एंजॉयिंग अ स्टेबल लग्जरियस इकोनॉमी। आई एम नॉट सेइंग कि हमारी इकोनॉमी अमेरिका या फिर लंदन जैसी बन गई, आई एम नॉट सेइंग दैट। हाउएवर हमारी इकोनॉमी फार बेटर हो चुकी है एज कंपेयर टू 1991। 1991 के क्राइसिस वर दैट मच वर्स कि इंडिया के पास अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2 हफ्ते का भी नहीं बचा था। समझ रहे हो? धीरे धीरे करके समझोगे इसका मतलब क्या होता है। हमारे प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, फॉरेन रिजर्व गिरता जा रहा है, लोगों की जॉब छूटती जा रही है, सरकार पर डेट चढ़ रहा है, सरकार डेट ट्रैप में फंसती जा रही है। ऑल दीज इश्यूज लेड गवर्नमेंट इन 1991 टू इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। समझ पा रहे हो? तो चैप्टर नंबर 3 डील्स विद 1991 का टाइम फ्रेम, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 8 डील्स विद 1991 से लेके सर 2025 तक का एरा। दीज आर जनरल चैप्टर्स। ये बात करेंगे 1991 से 2025 तक हमारी इकोनॉमी ने क्या करा। एंड चैप्टर 8 ये किसी टाइम फ्रेम के अंदर नहीं आएगा। दिस इज अ कंपैरेटिव स्टडी बेटा, ये है आपका कंपैरेटिव स्टडी। मतलब इस चैप्टर में 3 इकोनॉमी, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन 3 इकोनॉमी ने पिछले इंडिपेंडेंस से, बिकॉज हम तीनों एक साथ ही आजाद हुए थे। पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 1947। इंडिया कब आजाद हुआ था? 1947। चाइना कब आजाद हुआ था? 1949। तो हम सब एक साथ आजाद हुए थे एंड हमने कितनी ग्रोथ करी, चाइना ने कितनी ग्रोथ करी एंड पाकिस्तान ने कितनी ग्रोथ करी, ये पूरा कंपैरेटिव स्टडी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टाइम फ्रेम्स। याद रखना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टाइम फ्रेम इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्लाइंडली यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है कि भैया हाउ वाज आवर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर डिस्कस्ड इन दिस बुक। 1991 के टाइम पे कैसा एग्रीकल्चर था, 1950 से 1990 के बीच में कैसा एग्रीकल्चर हुआ और 1947 में कैसा एग्रीकल्चर था। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में टाइम फ्रेम क्या है। अगर क्वेश्चन का टाइम फ्रेम पूछ रहा है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में,
तो क्या आप 1950 से 1990 के बीच का टाइम पीरियड लिख कर आओगे? नो। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चलते। नोट करना है किसी को? नोट कर लो। नोट करना है बेटा? करो नोट। नाउ आई होप दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यूनिट 1, दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। बिफोर नोइंग द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी को पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? उन बच्चों को छोड़ के जिसने लास्ट क्लास ली थी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सर मतलब क्या होता है बेटा? आपका क्या नाम है इसका? आपका नाम क्या है? वैष्णवी। क्या नाम है आपका? स्नेहा। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? अरे हो, ये तो हो गया। होता क्या है ये? क्या चीज है ये? व्हाट डू यू मीन बाय लैंड? व्हाट डू यू मीन बाय लेबर? किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए ये चार चीजें नेसेसरी हैं, ये बोलना चाह रहे हो आप? दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। स्पेलिंग नहीं समझ आ रही होगी मैं आप लोगों को, कैपिटल में लिख रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। These are factors of production which is also known as tools of production. Tools of production: land, labor, capital and entrepreneurship. मतलब सर ये चार चीजें जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, एब्सोल्युटली जरूरी है। नो गुड्स एंड सर्विसेज इन दिस वर्ल्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड और कैन बी प्रोक्योर्ड विदाउट यूज ऑफ दीज फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों में से एक भी हट गया, आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब सर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए ये चार चीजें होना जरूरी है, एब्सोल्युटली अति आवश्यक है। कोई भी एग्जांपल आप मुझे गुड्स एंड सर्विसेज का दो जहां पर आप ये चीज बोलोगे सर हमने ये चीज प्रोड्यूस कर दी है विदाउट द यूज ऑफ लेबर, हमने ये चीज प्रोड्यूस कर दी है विदाउट द यूज ऑफ कैपिटल, हमने ये चीज प्रोड्यूस कर दी है विदाउट द यूज ऑफ लैंड, नहीं होगी। जनरली बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं एंड थोड़ा बहुत अच्छा आंसर देते हैं। बच्चे बोलते हैं सर लेट अस अज्यूम दैट आपने एक वेबसाइट क्रिएट करी एंड देयर, आपको पता है नहीं बीच में ट्रेंड चला है आजकल गिबली इमेजेस, है ना, गिबलीफाइड इमेजेस, मस्त मस्त। तो इसमें ना बच्चों में एक डोरेमोन आता था, डोरेमोन में जियान की भी एक बार फोटो आ गई थी ऐसे बन के, देखी थी तुमने? जियान अपने आप को बहुत अच्छा देखने लग गया था। तो गिबली इज लाइक बेसिकली तुम कितने भी ऐसे दिखते हो तुम्हें अच्छे बना देगा, है ना। इट गिव्स अ सेंस ऑफ प्राइड, ये भी हम भी अच्छे दिख रहे हैं, है ना। एनीवे, तो दिस लेट अस अज्यूम दैट एआई, ओपन एआई, चैट जीपीटी इज डूइंग इट फॉर फ्री, ठीक है। व्हाट इफ दिस गिबली ट्रेंड, गिबली या जिबली क्या कहते हैं इसे, गिबली है ना, राइट। व्हाट इफ ये ट्रेंड मैंने स्टार्ट करा होता एक एप्लीकेशन में जो कि पेड होती, व्हाट अबाउट इट? मतलब कि ये कि मैंने सर एक वेबसाइट बनाई या एक एप्लीकेशन बनाई, उसके मैं अब कुछ पैसा चार्ज कर रहा हूं, लेट्स से 50-100 रुपए महीना कुछ भी चार्ज कर रहा हूं, एंड उसके साथ साथ मैं आपको ऐसी इमेजेस बनाने का बिजनेस कर रहा हूं, जैसे अडोब फोटोशॉप है ना, एक्रोबैट, इन सब में आपको कुछ सब्सक्रिप्शन प्रीमियम लेना पड़ता है। सिमिलर टू दैट मैंने कुछ स्टार्ट करा। अब सर्विस प्रोवाइडर इज ऑनलाइन, कंज्यूमर इमेजेस डाउनलोड मार रहा है ऑनलाइन, पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन, तो लैंड का तो यूज ही नहीं हुआ सर, आया ना। जब लैंड का यूज ही नहीं हुआ, अभी अभी आपने बात बोली थी कि सर इन चारों की नीड चाहिए होता है, अदरवाइज गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो ये थ्योरी तो डिफाई हो गई। दूसरा एग्जांपल सुनो सर, लेट अस अज्यूम दैट गोवा, गोवा पता है आप लोगों को, पानी है बहुत सारा। लेट्स से सर गोवा में पानी है और यहां पर लेट्स से नीरज चंद्रा ने अपनी एक यार्ड खड़ी कर रखी है। उस यार्ड में लेट्स से सर मैं बिजनेस कर रहा हूं, है ना, आप सब वहां पर कस्टमर के तौर पे आए, मैंने आपको मस्त कोल्ड ड्रिंक बना के दी, राइट, और आपने मुझे वहां पेमेंट करी। तो दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस व्हिच इज डन ऑन वाटर, ऑन सी,
तो लैंड तो यहां पे भी नहीं हुआ। थर्ड एग्जांपल, सर प्लेन में जाते हो, प्लेन पता है ना, प्लेन में जाते हो आप लोग, तो प्लेन में आप खड़े प्लेन के पैसे देते हो, प्लेन एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा उस चीज के पैसे देते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाओगा उसके पैसे देते हो। मतलब मेन थिंग दैट यू आर पेइंग फॉर, वो मेन बिजनेस तो हवा में हो रहा है, तो लैंड तो वहां पे भी नहीं हुआ। तो सर दिस थ्योरी दैट दीज फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अ मस्ट टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो डिफाई हो गई। विदाउट लैंड यहां पर बिजनेस हो गया। सोचा है कभी क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन देगा मुझे? कोई बच्चा यहां पर क्लास में? हाँ कैपिटल लग रही है, कैपिटल लग रहा है, लेबर लग रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप लग रहा है, बट लैंड नहीं लग रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इन चारों में से कोई एक लग जाए काम बन जाएगा। हम ये बोल रहे हैं कि चारों के चार लगने चाहिए। दीज आर बेसिक थिंग्स। रोटी बनती है कभी आटा और बिना पानी के? अरे आटा गूंथोगे तभी तो रोटी बनेगी। थिंक अबाउट इट, पानी हटा दिया आपने, हाउ यू आर गोइंग टू नीड दैट डो? कैसे करोगे आपसे? समझे? द आंसर टू दिस, याद रखना, द आंसर टू दिस इज, अच्छा वैसे इतना डीप कभी एनटीए या सीबीएसई जाता नहीं है, बट यू मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि यहां पे ये बिजनेसेस भी तो हो रहे हैं, लैंड पे नहीं हो रहे। यहां पर मानो या ना मानो, मान लिया जाता है कि ये बिजनेस लैंड में हो रहे हैं, इट इज डीम्ड टू बी अ लैंड। समझ रहे हो? इट इज डीम्ड टू बी अ लैंड। यार्ड के ऊपर करा हुआ बिजनेस, एयरवेज में करा हुआ बिजनेस, ऑनलाइन करा हुआ बिजनेस, मानो ना मानो मान लिया जाता है कि ऑनलाइन आपका लैंड पे करा जा रहा है, बिकॉज ऑनलाइन जो बिजनेस हुआ होगा, जो वेबसाइट बनी होगी, वो कंप्यूटर्स पे बनी होगी। दैट इज द रिसोर्स विच हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंड। अगेन प्लेन जो आपका बन रखा है, वो फ्यूल जो उसमें लग रहा है, जिस भी चीजों से प्लेन बना हुआ है, एवरीथिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंड। जो सी बन रखी है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंड। तो कहीं ना कहीं इट हैज अ रिलेशन फ्रॉम लैंड। तो हम मान लेते हैं कि ये प्रोडक्शन लैंड में ही हो रही है। देखो दिस इज समथिंग which will not be which you are not going to see in your board examination. However, इस प्रकार के क्वेश्चंस are generally asked in interviews में बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है। तो आप लोगों को you have to be very mindful about it। ठीक है, कुछ भी पढ़ोगे 12वीं क्लास में बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड इज लेबर। लेबर शब्द का मतलब क्या होता है? मजदूर नहीं, मजदूरी। याद रखना, वो जो मजदूर होता है वो लेबरर होता है। ठीक है, गेट योर इंग्लिश स्ट्रेट। लेबर शब्द का मतलब मजदूर नहीं होता, इट मींस मजदूरी, हार्ड वर्क। लेबर हार्ड वर्क, मजदूरी। ठीक है, लेबरर होता है जो काम करता है। क्या विदाउट हैविंग एम्प्लॉयज आप अपने बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। समझ आया? कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? पैसा। किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए पैसा करोगे नहीं करोगे? सर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर भी बनाया, एक बेसिक मशीन बनाई, स्टिल यू विल बी नीडिंग सम कैपिटल फॉर दैट। कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए ही होगा आपको किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा। एंड द लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? मैनेजरियल माइंड, बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट। ये होगा तभी बिजनेस करा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर कंसिडर्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का समझ आया? नीड टू नोट दैट, नोट कर लो बेटा, जिसको नोट करना नोट कर लो। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूनिट 1 नेशनल इनकम का पहला चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है इकोनॉमी में पैसे का चलन कुछ सर्कुलर मोशन में होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है विदाउट स्टॉपिंग। समझ पा रहे हो? इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच अ ह्यूमन अर्न्स हिज लिविंग। समझते हो इकोनॉमी क्या है? इट इज अ सिस्टम इन विच ह्यूमन अर्न्स हिज लिविंग। इसी सिस्टम में पैसे का चलन कुछ सर्कुलर मोशन में होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। समझ पा रहे हो? वन इवेंट इज लीडिंग टू अनदर इवेंट, देन वन इवेंट इज अगेन लीडिंग टू अनदर इवेंट, देन इट इज लीडिंग टू अनदर इवेंट। समझ पा रहे हो? और उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में पैसा घूमता जा रहा है। हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। देखो इकोनॉमी में एक पार्टी होती है जिसका नाम है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है सर? जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। समझ आया?
अब स्टे अटेंटिव, ठीक है, बहुत जरूरी लेक्चर है। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात समझ आ रही है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, मतलब कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की फर्स्ट फ्लो में लैंड, लेबर, इसको ऐसे डाल देता हूं मैं आपका, ठीक है, डायरेक्ट लिख सा रहा हूं बस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सर किससे किसके पास जा रही है? कंज्यूमर सेक्टर से जा रही है किसके पास? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। ध्यान से सुनो, आप रट्टाफिकेशन नहीं मेरी क्लास में, सुनना ध्यान से। कंज्यूमर सेक्टर से ही प्रोड्यूसर सेक्टर के पास क्यों जा रही है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप? दिस मस्ट बी द क्वेश्चन व्हिच शुड पॉप अप इन योर माइंड कि सर कंज्यूमर सेक्टर से ही क्यों जा रही है प्रोड्यूसर सेक्टर के पास? क्या प्रोड्यूसर सेक्टर के पास अपना ऑलरेडी कुछ नहीं है? थिंक अबाउट इट, लेट अस अज्यूम दैट। एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, ध्यान से सुनना। सर ये इंस्टीट्यूट हम चला रहे हैं, इसका ऑनर कोई और है इस बिल्डिंग का, हमने उससे क्या कर रखा है? रेंट पे जमीन ले रखी। तो क्या हुआ? जो जिस भी पर्सन ने हमें बिल्डिंग दी, क्या वो प्रोड्यूसर है गुड्स एंड सर्विसेज का? क्या वो टीचिंग की सर्विस क्रिएट कर रहा है? नहीं, वो कंज्यूमर। हमने उसकी लैंड ले रखी है रेंट पे, दिस देयर इज अ रीजन कि हमने कंज्यूमर से लैंड लिया। लेबर, क्या एक प्रोड्यूसर, क्या एक बिजनेसमैन अपने घर से ही सारा का सारा एम्प्लॉय उठा के ला सकता है? क्या आपके स्कूल वाले अपने घर से ही सारे टीचर लेकर आ रखे हैं? क्या शिवम सर घर से ही अपने सारे टीचर उठा के लेकर आ रखे हैं? थिंक अबाउट इट। क्या एक दुकान वाला या फिर एक फैक्ट्री वाला अपने घर से ही सारे मजदूर, लेबर उठा के ला सकता है? नहीं। कैपिटल, क्या एक बिजनेसमैन जरूरी है कि हमेशा खुद की कैपिटल हो उसके पास, हमेशा खुद का पैसा हो? जनरली बाहर से लोन लिया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द बिजनेस माइंड। अगेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी साइड रखते हैं। ये तीन चीज समझ आई कि क्यों कंज्यूमर से जाता है प्रोड्यूसर के पास लैंड, लेबर, कैपिटल। माय क्वेश्चन, ध्यान से सुनना दोबारा। व्हाट अबाउट सर मुकेश अंबानी? चलो, बहुत अमीर आदमी है, बहुत मोटी पार्टी है, अपनी ही जमीन में उसने बिजनेस करा, अपने ही पैसे से बिजनेस करा, और अपनी ही कंपनी की, लेट से कंपनी तो चलो वहीं से आ रही है ना, एंटरप्रेन्योरशिप भी अपना ही डाल दिया। मतलब सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तीन मेजर प्रोडक्शन टूल्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मुकेश अंबानी सर ने अपनी ही जेब से अपने बिजनेस में लगाया। बट सर इस फ्लो में तो कंज्यूमर सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जा रहा था। इस एग्जांपल में जो दे रहा हूं, क्या मुकेश अंबानी को किसी और से लैंड लेने की जरूरत है? नहीं। क्या मुकेश अंबानी को किसी से लोन लेने की जरूरत है पैसा? नहीं। छोटा मोटा बिजनेस तो कर ही सकते हैं खुद ही। और क्या एंटरप्रेन्योरशिप में किसी और को बनाएंगे, बिठाएंगे हो बिजनेसमैन? नहीं, खुद ही है भैया हमारे बहुत अच्छे बिजनेसमैन। तो ये थ्योरी को समझाओ कि सर यहां पर क्यों कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास नहीं जा रहा, प्रोड्यूसर के पास ऑलरेडी सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों है? कोई बताएगा इसको थोड़ा बहुत? द आंसर टू दिस इज कि आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो थ्योरी वाला पोर्शन था आपका, उसमें आपने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट ओनर ऑफ अ बिजनेस एंड अ बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मुझे एक बहुत बेसिक एग्जांपल दो सर। लेट अस अज्यूम दैट ये आगे के 4 बच्चे बैठे हैं और मैं, हम 4 बच्चों ने और मैंने मिलकर सोचा कि यहां पर एक बड़ा सा जिम खोलते हैं सर, रेवोल्यूशनाइज कर देते हैं पूरे इंडिया की फिटनेस को। पहले तो बुराड़ी की फिटनेस को रेवोल्यूशनाइज करेंगे, है ना? तो हम सब ने पैसा मिलाकर, ये 4 बच्चे आगे के बैठ रखे और मैंने पैसा मिलाकर एक बहुत बढ़िया सा जिम खोलने की सोची। ठीक है, यहां क्या हुआ, सन्नगर के बीच में मेरे पास थी बड़ी सी 2000 गज की जमीन, 4 मंजिला जमीन थी, 2000 गज की सर, बहुत बड़ी जमीन थी, 4 मंजिल भी थी। तो आप सबने आइडिया दिया कि नीरज सर एक काम करो, इसी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम अपने जिम में, इससे बड़ा क्या ही हो सकता है ना? एक फ्लोर में डाल देंगे स्विमिंग पूल, एक फ्लोर में डाल देंगे किक बॉक्सिंग, एमएमए, एक फ्लोर में डाल देंगे योगा जुम्बा, एक में डाल देंगे प्रॉपर जिम। मैंने बोला नाइस आइडिया। हमने खोला एंड बढ़िया बिजनेस करने लगे। सुनना, अभी आपको पूरा समझ आ जाएगा कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास क्यों जाता है। मस्त बिजनेस करने लग गए, हर महीने का कमाने लग गए हम 10-10, 20-20 लाख, इतना मोटा रेवेन्यू।
तो हमने देखा कि साल भर का हमने ना कुछ बहुत बढ़िया पैसा कमा लिया, 2 करोड़ रुपए कमा लिया। अब उसको बांटने की जब बारी आई तो क्या नाम है, तुषार भाई साहब ने बोला कि सर 2 करोड़ कमाए हैं, बराबर बराबर कर लो, 40-40 लाख। मैंने बोला गुड, बट जो पूरे साल भर आपने मेरी जमीन को यूज करा, क्या उसकी इंप्लिसिट कॉस्ट नहीं दोगे? इंप्लिसिट कॉस्ट पता है, जब प्रोड्यूसर खुद से अपने रिसोर्सेज लगाता है, क्या उसकी कॉस्ट होती है नहीं होती है? एब्सोल्युटली होती है। बच्चे ने बोला सर क्यों, आप तो बिजनेस के पार्टनर थे, आप क्यों हमसे पैसा ले रहे हो, आप ही का तो बिजनेस चल रहा है। मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, बट जाके क्लास 11th पढ़ के आओ, सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों डिफरेंट होते हैं। यू कैन नॉट मेस अप एक पर्सन का पर्सनल इनकम विद बिजनेस की इनकम। जस्ट बिकॉज अ पर्सन ओन्स अ प्रॉपर्टी डजंट मीन कि वो पार्टनरशिप फर्म में बिना रेंट दिए वो प्रॉपर्टी दे देगा। क्योंकि अगर उस पार्टनरशिप फर्म ने, क्योंकि अगर हम लोगों ने यही जिम की जमीन कहीं और से ली होती, हमने वहां तो रेंट दिया होता, या फिर अदर वे अराउंड, मैंने तुमको ये जमीन रेंट पे ना देके किसी और को रेंट पे दी होती, मुझे वहां से इनकम आती, तो क्या सर मैं बेवकूफ हूं? प्रॉफिट भी बराबर ले रहा हूं, रेंट का पैसा भी नहीं ले रहा, मैं ऑब्वियस सी बात है बेवकूफ तो हूं नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर मैं बिजनेस का पार्टनर हूं एक डिफरेंट कैपेसिटी में, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को अपनी रियल एस्टेट जमीन दी है रेंट पर, तब मैं एक कंज्यूमर का रोल प्ले कर रहा हूं सर, तब मैं इस बिजनेस का प्रोड्यूसर नहीं हूं। याद रखना, मैं रेंट में दे रहा हूं जमीन, वो एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा हूं, मैं डिफरेंट कैपेसिटी से दे रहा हूं सर। इसीलिए कंज्यूमर जब भी लैंड दे रहा है प्रोड्यूसर को, इवन इफ ओनर ऑफ द लैंड एंड प्रोड्यूसर ऑफ द लैंड आर सेम पार्टी, याद रखना, सेम घर में ही सर दुकान खोल दी है हमने, बट स्टिल जब दुकान में काम कर रहे होगे तो प्रोड्यूसर की कैपेसिटी में काम कर रहे होगे, और जब दुकान दे रहे होगे बिजनेस में तब कंज्यूमर की कैपेसिटी में काम कर रहे होगे। बिकॉज सोचो अगर आपने वो दुकान नहीं दी होती, या फिर उस दुकान में आप अपना काम नहीं कर रहे होते, किसी और को दी होती वो दुकान, तो क्या वहां से रेंट आता नहीं आता? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जो कंज्यूमर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है प्रोड्यूसर को, डिफरेंट कैपेसिटी में दे रहा है सर, डिफरेंट कैपेसिटी में दे रहा है, याद रखना ये चीज। दीज आर डीप कंसेप्ट्स। कितने बच्चों के ऊपर से जा रहा होगा, दे मे बी द चांसेस, बट यही बेटा आपकी इकोनॉमिक्स की बिल्ड कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, अभी से बता रहा हूं। आई कुड हैव गॉन फॉर दैट कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप जाता है, देन द सेकंड फ्लो, आप खुश हो जाते। बट द रियलिटी इज यू मस्ट डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स, एंड उसमें आपको पता होना चाहिए ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। समझ आया? नाउ जब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप आ गया प्रोड्यूसर के पास, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पर। एंड सर जब गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होती हैं, प्रोड्यूसर खुद ही कंज्यूम कर लेता है। मैं एज अ टीचर टीचिंग की सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं ऑन द स्पॉट, खुद को पढ़ा रहा हूं क्या? तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। यू गाइज आर प्लेइंग द रोल ऑफ कंज्यूमर एंड आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रोड्यूसर राइट नाउ। आ रही है बात समझ? ब्रिटानिया वाला जो बिस्किट प्रोड्यूस करता है खुद खाने के लिए, किसके लिए करता है? मार्केट के लिए करता है, कंज्यूमर के लिए करता है। ये बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट फ्लो में लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप गया किसके पास? प्रोड्यूसर के पास। उसको कन्वर्ट कर दिया प्रोड्यूसर ने सेकंड फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज पर। इतना समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? अभी समझ आया बेटा? अब थर्ड फ्लो, जब कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेगा, फ्री में करेगा। बिस्किट खरीदते हो 10 रुपए का, सर 10 रुपए का बिस्किट देना, दे दिया, क्या लेके घर चले जाओगे? अरे 10 रुपए भी तो दोगे, थिंक अबाउट इट। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न में पे करना पड़ेगा। मतलब इन ऑर्डर टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज यू मस्ट इनकर एन एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो एक्सपेंडिचर कंज्यूमर देता है किसको? कि ले भैया प्रोड्यूसर, तूने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, टेक बैक योर एक्सपेंडिचर, टेक बैक योर मनी फॉर दैट। तो ये एक्सपेंडिचर हुआ सर, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने का एक्सपेंडिचर हुआ, देयरफॉर इट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देयरफॉर इट इज नोन एज कंजम्पशन
डिफरेंस हो जाता है ना, समझ रहे? नहीं तो वैसे तो राइटिंग अच्छी है मेरी, डोंट जज मी, ठीक है? तो दिस इज थर्ड फ्लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने का खर्चा इज नॉन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 3 फ्लो समझ आ गई, कोई दिक्कत परेशानी? अब याद करो फर्स्ट फ्लो में क्या हुआ था। फर्स्ट फ्लो में कंज्यूमर ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दिया था किसे? प्रोड्यूसर को। फ्री में दिया था? फ्री में तो कोई कुछ नहीं देता। तो फोर्थ फ्लो में जब पैसा मिल गया थर्ड फ्लो में कंज्यूमर से, फोर्थ फ्लो में प्रोड्यूसर वापसी कर देगा कंज्यूमर को, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। समझ आया? फर्स्ट फ्लो में जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ली थी कंज्यूमर से, फ्री में तो ली नहीं हुई होगी, तो फोर्थ फ्लो में उसी का पैसा वापसी करा जाता है। समझ आया? समझ आया सबको? और लैंड के बदले क्या दिया जा रहा है? रेंट। लेबर के बदले क्या दिया जा रहा है? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले दिया जा रहा है प्रॉफिट। खुद दिमाग लगाना, कॉमन सेंस। सर, जब प्रोड्यूसर पे कर रहा है कंज्यूमर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट, तो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से क्या कहलाएगी? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किसके पर्सपेक्टिव से? प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। क्यों दे रहा है पैसा, है ना? पैसा मिल किसको रहा है? कंज्यूमर को मिल रहा है। तो कंज्यूमर के लिए क्या कहलाएगा वो? फैक्टर इनकम। सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। प्रोड्यूसर को मिल रहा है इसलिए फैक्टर इनकम, और कंज्यूमर को मिल रहा है इसलिए फैक्टर इनकम, प्रोड्यूसर पे कर रहा है इसलिए फैक्टर पेमेंट। एंड दिस इज द फोर्थ फ्लो। दिस इज हाउ योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑपरेट्स इन एन इकोनॉमी। एंड इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में पैसों का चलन एक सर्कुलर मोशन से चलता जाता है, चलता जा रहा है। दोबारा से रिवाइज करना सा मेरे साथ, ब्रेन मैपिंग करो। फर्स्ट फ्लो में कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड फ्लो और सेकंड फ्लो में प्रोड्यूसर ने उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कन्वर्ट कर दिया किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज में। गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करी किसने? कंज्यूमर ने, तो उसके बदले पे करना पड़ेगा पैसा। वो क्या पे करा था थर्ड फ्लो में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर ने फिर फोर्थ फ्लो में, जो फर्स्ट फ्लो में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लिया था, उसके बदले की फैक्टर पेमेंट कर दी। कंज्यूमर के पास पैसा आ गया, देन अगेन कंज्यूमर विल रेंडर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर दोबारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, दोबारा कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, एंड फोर्थ फ्लो में दोबारा प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट करेगा। फिर दोबारा से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जाएगा प्रोड्यूसर के पास, दोबारा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, एंड दोबारा सर्कुलर मोशन में हमारी इकोनॉमी में पैसा घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। देखो 11वीं क्लास में यू अंडरस्टूड दैट इकोनॉमी इज एन अरेंजमेंट, इकोनॉमी इज अ सिस्टम in which a human being earns his living. This is that system. This is that system. This is circular flow of income. और आप देख सकते हो इसमें कहीं ना कहीं हर एक पर्सन हमारी इकोनॉमी का रहकर पैसा बना रहा है, पैसा कमा रहा है। Even I am the part of the circular flow of income. Even your father or mother, whosoever is earning money in your house, is a part of this circular flow of income. If you have business, अगर आपके पास let's say business है, कोई आपके फादर मदर नौकरी कर रहे हैं, या फिर लेट्स से आप बच्चे कोई कुछ कर रहे हो, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ईदर वी आर प्लेइंग एट एज अ रोल ऑफ कंज्यूमर और वी आर प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रोड्यूसर। समझ आया? दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या सर ये आपका कौन सी इकोनॉमी है? टू सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा, टू सेक्टर इकोनॉमी, डेट टू विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, ये बात याद रखना, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। सर क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट? क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट? एनी आइडिया व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट?
फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट जहां से आप फाइनेंस का अरेंजमेंट कर सकते हो। इसका जनरल एग्जांपल होता है बैंक। बैंक बैंक से पैसा का जुगाड़ करा जाता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है सर? फाइनेंशियल मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट जहां से हम पैसों का जुगाड़ करते हैं, जहां से अ प्रोड्यूसर अरेंज फंड फॉर हिज बिजनेस। समझ आया? क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? बैंक, जनरल एग्जांपल है बैंक। तो हमने यहां पर कहीं भी बैंक बनाया? अभी नहीं बनाया। तो दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर क्यों? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, दो ही सेक्टर की बात करी जा रही है, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। एनी डाउट्स? कोई डाउट हुआ? सर अभी तक हमने दो कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, दो बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। फर्स्ट वन इज सर्कुलर आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड व्हाई इज इट सो नेसेसरी फॉर, या फिर व्हाई इज इट सो सिग्निफिकेंट फॉर प्रोडक्शन। ठीक है। सेकंड, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ लिया है। एनी डाउट्स? क्लियर? एनी डाउट्स?